सेम सेम सम। चलो पढ़े बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे ERM, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अपन ने ERP पढ़ लिया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो एक टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की सारी जरूरतों को फुलफिल कर रही थी। अब ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ERM, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। कंसेप्ट समझा देती हूँ क्या है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, आपके और आपके ऑब्जेक्टिव के बीच की भी बाधाएं आने वाली है, जितने आने वाले हैं, अपन अगर उनको पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं कि ये सारी सिचुएशन, और उसके लिए अपन अपने आप को पहले ही तैयार कर लेंगे, या तो अपन वो रिस्क आने ही नहीं देंगे, कंट्रोल लगा देंगे, या फिर अगर रिस्क आ गया तो उसका इम्पैक्ट अपन कम करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अगर मेरे और मेरे ऑब्जेक्टिव के, मैंने देख लिया टोटल 50 रिस्क है, वो आ सकते हैं। मैं अभी इंटर में हूँ और मेरे इंटर का एग्जाम क्लियर करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। रिस्क आ सकता है, मेरी तबीयत खराब हो सकती है। रिस्क आ सकता है, एग्जाम के ड्यूरेशन में मेरे घर में गेस्ट आ सकते हैं। रिस्क आ सकता है, एग्जाम वाले दिन मेरे घर में लाइट चली गई। ऐसे कोई भी रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। तो या तो आप वो रिस्क ही नहीं आने दोगे, पहले से कंट्रोल लगा लोगे, इन्वर्टर लगा लिया, गेस्टों को मना कर दिया, आप शुरू से हेल्दी खा रहे हो, खाने पीने का थोड़ा ज्यादा ध्यान रख रहे हो कि तबीयत खराब ना हो जाए। पर फिर भी सब करने के बाद भी रिस्क आ गया, तबीयत खराब हो गई, कोई नहीं कर सकता, आप हॉस्पिटलाइज हो। अब क्या करो, एक ही दिन पढ़ने का मिलता है, वही दिन मेरा पूरा हॉस्पिटल में निकल गया। तो आप उसको इम्पैक्ट, होने वाला इम्पैक्ट कम करोगे, कैसे कम करोगे? अगर आप डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर देंगे, डेली बेसिस पढ़ेंगे, तो वो एक दिन नहीं भी पढ़ोगे तो फर्क पड़ता है, पर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इसे कहते हैं, इस step को कहते हैं। थोड़ा सा लिखवाऊंगी, इतना सा है, जल्दी जल्दी लिखना बच्चों, थोड़ा सा रहना। अडल्ट, क्या फोटो खींच लो, ग्रुप में डाल दो बच्चे, फटाफट फटाफट करो। आज मुझे एक्चुअली बहुत सारा लिखवाना है। फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दो बच्चों।
आराम से घर पे लिख लेना। कर दूंगी। गांधी बेटा, तो ले लो बेटा, पूछो। को चाहे तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। तो ईआरपी क्या करता है, पहले से ही अपन इतनी सारी प्लानिंग करके रखते हैं कि कोई भी रिस्क आ जाए अपन आने ही नहीं देंगे। अगर आ गया तो उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टेररिस्ट अटैक। अपन टेररिस्ट अटैक के लिए तक भी सोच के रखेंगे कि अगर टेररिस्ट अटैक भी हो गया, सब खत्म हो गया, बिल्डिंग पूरी खत्म हो गई, तो भी मेरे पास इतनी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं दोबारा से खड़ी हो सकूं, दोबारा से स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। तो ईआरएम क्या करता है, या तो रिस्क आने ही नहीं देगा, अगर रिस्क आ गया तो उसका होने वाला जो इम्पैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। बैठ जाओ बच्चों। ये जो लाइन है ये आपको एमसीक्यू के लिए याद करनी है, बस ये। The SOX, the US, which focuses on implementation and controls as related to financial audits, highlights the importance of evaluating the risk, security and controls are related to financial. SOX यूएस में क्या बताया, जहां पे इंटरनल कंट्रोल पे फोकस किया गया है, फाइनेंशियल ऑडिट। ऑडिट में आप इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ते हैं या पढ़ा होगा आपने, तो उसमें उसकी वजह से अपन को किस पे इवैल्यूएट करना चाहिए, क्या रिस्क आ सकता है, उस पे क्या सिक्योरिटी और क्या कंट्रोल्स लगाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इस पे फोकस करना चाहिए। कारण क्या होता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट may be defined as a process. It is a process which is affected by an entity. इस कौन-कौन इफेक्ट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट या अदर पर्सनल। अप्लाइड इन स्ट्रेटजी सेटिंग, जो लोग स्ट्रेटजी सेटिंग में इन्वॉल्व हैं, एंड अक्रॉस द एंटरप्राइज। ये एक प्रोसेस है, इन लोग ये लोग इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कौन कौन लोग इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट या पर्सनल। ये प्रोसेस स्ट्रैटेजी जो सेट होती है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे ईआरएम अप्लाई होना चाहिए। क्यों? आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इवेंट्स, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट। फिर रिस्क इवेंट्स मतलब यहाँ पे किसकी बात की गई है, रिस्क। ऐसे कौन से रिस्क हैं जो मुझे इफेक्ट कर सकते हैं, उन रिस्क को आप मैनेज करो, विद इन रिस्क एपिटाइट लेकर आओ। रिस्क एपिटाइट मतलब टॉलरेंस कैपेबिलिटी, रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटी, कि रिस्क को आप किस तरीके से मैनेज करो कि वो आपकी टॉलरेंस कैपेबिलिटी के आ जाए। एंड रीजनेबल इंश्योरेंस दिया जाएगा कि आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर पाए। ईआरएम क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय। प्रोसेस को कौन कौन मतलब किस किस के लिए प्रोसेस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट या पर्सनल काम करते हैं। ये अप्लाई किया जाता है जो स्ट्रैटेजी सेट हुई है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। क्यों? आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो मेरी एंटिटी को इफेक्ट करेंगे, उनको मैनेज करना, उनको एपिटाइट के अंदर लेकर आना और ये अश्योरेंस देना कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। कोई भी बाधा आ जाए आप अपना ऑब्जेक्टिव जरूर अचीव कर पाएंगे। सीआरएम का कंसेप्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, चाहे प्रॉफिटेबल हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। सब लोगों का एम क्या होता है कि हमें हमारे स्टेक होल्डर्स को कोई वैल्यू, कोई वर्थ, कोई benefit। तो ईआरएम का कंसेप्ट सबके लिए बेनिफिशियल। हर एक एंटिटी में अनसर्टेनिटी जरूर होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अनसर्टेनिटी को फेस करता है। एंड ये डिटरमाइन करना कि कितनी अनसर्टेनिटी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, पे डिपेंड करेगा स्टेक होल्डर्स को आप कितनी वैल्यू, कितनी वर्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब दोनों हो सकता है, रिस्क भी हो सकता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। हमें रिस्क को कम करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना चाहिए। सीआरएम एक फ्रेमवर्क देता है मैनेजमेंट को, ताकि आप अनसर्टेनिटी के साथ डील कर पाए, जो भी रिस्क और अपॉर्चुनिटी है साथ आप डील कर पाए और स्टेक होल्डर्स को आप बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा। तीन लाइनें लिखी हुई है यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी तो हमें बढ़ानी है और रिस्क हमें कम करना है और ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है। इसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है ईआर। बच्चों ईआरएम क्या होता है, ईआरएम की डेफिनेशन क्या है, इज अ प्रोसेस व्हिच इज इफेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड पर्सनल, applied in strategy setting या whole organization। क्यों?
टू डिटरमाइन ऐसे कौन से इवेंट से इफेक्ट कर रहे हैं, उन रिस्क को मैनेज करना, रिस्क कैपिटल बनाना, फिर श्योरिटी देना कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। सीआरएम हर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाइड है, चाहे प्रॉफिटेबल, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट, चाहे गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सबका एम होता है हमें हमारे स्टेक होल्डर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवानी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अनसर्टेनिटी को फेस करती है। अनसर्टेनिटी मतलब सिर्फ रिस्क नहीं होता, अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो ईआरएम की हेल्प से आप अपॉर्चुनिटीज को तो मैक्सिमम ग्रैब करेंगे और रिस्क को कम करेंगे, ताकि आपके स्टेक होल्डर्स जो है उनको मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। फिर अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम, बेनिफिट बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के क्या कंपोनेंट्स हो। सबसे पहला कंपोनेंट है इसका इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके दो लाइनें बुक में लिखो, दो लाइनें ही है, बुक में लिख लो। टोन एट दी टॉप, टोन TONE, टोन एट दी टॉप, top level should be considered, top level should be considered about risk management, about risk management, ब्रैकेट में लिख लो, रिस्क कम करना है, रिस्क कम करना है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बच्चों? आप, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट है, वो तो सोचता है रिस्क कम करना है, पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो सीईओ है, वो ही नहीं कंसीडर, वो ध्यान ही नहीं देते रिस्क है या नहीं है, कम करना ही नहीं करना, तो क्यों आपका स्टाफ वो रिस्क कम करेगा? तो सबसे पहले टोन एट दी टॉप होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट सीरियस होना चाहिए इस चीज के लिए कि जितने भी रिस्क आएंगे हमें उनको पहले से ही वर्कआउट करके रखना है, उन सारे रिस्क का इम्पैक्ट हमें कम करना है। टॉप मैनेजमेंट इस चीज के जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, ऑथोराइज होना चाहिए। तो इंटरनल एनवायरनमेंट सेट्स द फाउंडेशन ऑफ हाउ, किस तरीके से आप रिस्क को और कंट्रोल को देखोगे, एंड कैसे आप लोगों को बताओगे कि ये रिस्क आने वाला है और इसको अपन को कंट्रोल करना है। किसी भी बिजनेस के कोर कौन होते हैं? उसके लोग, जो उसके अंदर काम करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके अंदर क्या क्वालिटी है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी एथिकल वैल्यूज क्या है, वो कितना कंप्लीट होकर काम कर सकते हैं, किस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं। क्या द इंजन, ये इंजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है और सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ देखा जाएगा कि कैसे रिस्क आया तो किस तरीके से हमें उसको कंट्रोल करना है, क्या कंट्रोल लगाने हैं, और लोगों को, एम्प्लॉयज को कैसे एड्रेस करना है कि ये रिस्क है और ये कंट्रोल है। कौन बताएगा? टॉप मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन कोर कौन होते हैं? उसके लोग, उसके पीपल जो काम करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके अंदर क्या क्वालिटीज है, इनकी इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, वो कितना कॉम्पिटेंट है, किस एनवायरनमेंट में वो काम कर सकते हैं, सब कुछ उन्हीं पे निर्भर करता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग खराब, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव सेटिंग। इसके लिए दो लाइन लिखो बुक में। उसी रिस्क को कम करते हैं, रिस्क को कम करते हैं जो मेरे रास्ते में आएगा, जो मेरे ऑब्जेक्टिव में आएगा। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है सीए इंटर क्लियर करना, और आपके रास्ते में जो ऑब्जेक्ट रिस्क आ रहा है, आप सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दोगे, आसपास की दुनिया में क्या रिस्क चल रहा है उस पर आपको कोई मतलब नहीं है। वहां पे क्या आग लग रही है, क्या चोरी हो रही है, इससे अपन को मतलब नहीं है। ये भी रिस्क है, पर इससे अपन को मतलब नहीं, क्योंकि वो मेरे रास्ते में नहीं आ रहा। मेरे रास्ते में आ सकता है पेपर लेंदी, आ सकता है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है मैं एग्जाम क्लियर नहीं करता हूँ, तो मैंने पहले से इतनी प्रैक्टिस कर। मेरे रास्ते में आ सकता है कि मुझे थ्योरी क्या पता भूल जाऊं, तो मैंने पहले से उतनी ज्यादा उस चीज को लर्न कर रखा है। मेरे रास्ते में आ सकता है मेरी तबीयत खराब होना, बहुत सारे बच्चों के साथ एक्चुअली हो जाता है इंटर के, तबीयत खराब, तो वो पहले से ही पढ़कर रखते हैं। मेरे रास्ते में आ सकता है मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही,
तो ऐसी कुछ बाधाएं जो सिर्फ मेरे और मेरे ऑब्जेक्टिव के बीच में जो बाधाएं आ रही हैं, रिस्क आ रही हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है, बाकी किसी रिस्क पे मुझे ध्यान नहीं देना। Objective should be set before management can identify events potentially affecting their achievement. सबसे पहले तो डिसाइड करो क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर देखो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे। पहले मत देखो कौन से इवेंट्स हैं जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, पहले मत देखो क्या क्या रिस्क हो सकता है, आग लग सकती है, चोरी हो सकता है, तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती है, पहले मत देखो। आप पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो कि मेरे को सीए इंटर क्लियर करना है, तो जो रिस्क मेरे ऑब्जेक्टिव के बीच में आ सकता है, मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सेट होना चाहिए। कोई भी इवेंट आइडेंटिफाई करने से पहले, तो इवेंट आपको इफेक्ट करेगा, उसको आइडेंटिफाई करने से पहले क्या करोगे, आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। CRM ensures that management has a process in place to set the objectives। एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, एंड द चोजन ऑब्जेक्टिव सपोर्ट एंड अलाइन विद द मिशन एंड विजन, and consistent with the entity's risk। CRM ये इंश्योर करेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव चूज करने का भी एक प्रोसेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपन अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हैं। आपने ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया, आपको सी इंटर क्लियर करना है, तो आपके अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं दिन के आधे घंटे भी नहीं पढ़ रही हूँ, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है मुझे सी इंटर, नहीं, फिर आप कभी भी सी इंटर क्लियर नहीं कर सकते। तो ईआरएम ये इंश्योर करता है कि आप ऐसा ऑब्जेक्टिव चूज करें, मतलब ऑब्जेक्टिव चूज करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की विजन और मिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो रिस्क एपिटाइट के अंदर हो, रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटी के अंदर जितने भी रिस्क आने वाले हैं वो अपन हैंडल कर पाए, वैसा ऑब्जेक्टिव आपको सेट कर अपन ने दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए बच्चों ईआरएम के। पहला कंपोनेंट आपने क्या पढ़ा, इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब बताया जाएगा कि कैसे रिस्क और उसके कंट्रोल्स को आप देखेंगे, आप कौन, टॉप मैनेजमेंट, और कैसे आप एड्रेस करोगे, लोगों को समझाओगे कि ये रिस्क और ये कंट्रोल्स लगाने हैं। सबसे मेन कौन है, लोग, पीपल, पीपल के एट्रीब्यूट्स, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनका एनवायरनमेंट, सब कुछ उन्हीं पे निर्भर करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और। नेक्स्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर आइडेंटिफाई करो कि कौन से इवेंट्स हैं जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव विजन और मिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड रिस्क एपेटाइट के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, इवेंट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिस्क आ रहा है। मैंने कहा आप में और आपके सीए इंटर के ऑब्जेक्टिव के बीच में ये रिस्क आ रहा है। क्या क्या रिस्क आ रहा है, जैसे कि गेस्ट आ गए, जैसे कि तबीयत खराब हो गई, जैसे कि एग्जाम वाले दिन लाइट चली गई तो मैं ओवरनाइट नहीं पढ़ पा रही, ये सारे रिस्क मेरे आ सकते। तो इवेंट आइडेंटिफिकेशन इतना सा मुझे लिखवाना है, जगह देख के लिख लो, बुक पे जगह नहीं है, एक पेज पे लिख लो यार। हेडिंग डालो फटाफट, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, ब्रैकेट में लिखो 50 रिस्क। इवेंट आइडेंटिफिकेशन हेडिंग डालो, ब्रैकेट में लिखो 50 रिस्क। अब नीचे लिखो रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इवेंट मतलब अपन किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। वाली लाइन पे लिखो, उस ऑब्जेक्टिव के बीच में क्या क्या रिस्क आ सकता है, उस ऑब्जेक्टिव के बीच में क्या क्या रिस्क आ सकता है। एग्जाम्पल, सीआरपी डाउन, कंपटीशन, फायर, सुनामी, सीआरपी डाउन, कंपटीशन, फायर, सुनामी, टेररिस्ट अटैक, डेटा लॉस,
सर्वर लॉस एक्सेट्रा। लाइन और लिखो, रिस्क ऑफ इंटर स्टूडेंट, सीए इंटर स्टूडेंट, risk of CA inter student, example CA fail, BCom fail, fail, BCom fail। आप लोगों के लिए क्या रिस्क है? सीए इंटर तो क्लियर कर लिया पर बीकॉम क्लियर नहीं कर पाए। बहुत बच्चे हो जाते हैं इंटर क्लियर हो जाता है पर बीकॉम क्लियर नहीं होता। बिना बीकॉम की डिग्री के क्या सीए की डिग्री मिल सकती है? हाँ होता है, खुद के कजन के साथ ऐसा हुआ है। तो इंटर पहली बार में दोनों ग्रुप क्लियर, और कोई जो बीकॉम का पैरेलल पेपर चल रहा था वो सबमिट। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इंटर तो क्लियर कर जाओ, बीकॉम में फेल हो जाओ तो भी आपको सीए की डिग्री नहीं मिल सकती। बीकॉम क्लियर कर जाओ, इंटर में फेल हो जाओ तो भी सीए की डिग्री नहीं मिल सकती। तो ये आपके रिस्क आ सकते हैं। इवेंट आइडेंटिफिकेशन समझ में आया? मेरे और मेरे ऑब्जेक्टिव के बीच में जितने रिस्क आ सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज मुझे लगती हैं, वो सारी मैंने आइडेंटिफाई कर कर रख ली। जैसे एग्जांपल अपन ने लिया कि मेरे को 50 रिस्क लगते हैं। अब इसमें से पढ़ते हैं क्या कहता है ये। पोटेंशियल इवेंट्स दैट माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज शुड बी आइडेंटिफाइड। ऐसे इवेंट्स जिनका इम्पैक्ट एंटिटी पे पड़ सकता है उनको आप क्या करो? आइडेंटिफाई। Event identification includes identifying factors, internal and external, that influence how potential events may affect strategy, implementation and achievement. यहाँ अपन इंटरनल फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे तो एक्सटर्नल को भी अपन आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन को इफेक्ट कर सकती हैं, आपके अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को इफेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिसका आ सकता है, या जो अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, या दोनों हो। तो इवेंट को आइडेंटिफाई किया मतलब पोटेंशियल इवेंट्स जो आपके इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी एक्टिविटी को, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इवेंट्स आइडेंटिफाई करें। तो ऐसे इवेंट्स स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट इफेक्ट कर रहे हैं या फिर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इवेंट्स रिस्क भी हो सकते हैं, हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है। रिस्क इवेंट आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट। अब अपन ने 50 रिस्क थे, जैसे सपोज लिखवा दूंगी अभी, जैसे 25 रिस्क ऐसे थे जिनके आने के चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, और आगे तो कोई खास ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, तो अपन उनके लिए कंट्रोल्स नहीं लगाएंगे। अपने पास रिसोर्सेज बच्चों लिमिटेड होती है, पैसा हो, इंसान हो, समय हो, सब कुछ लिमिटेड होता है। तो आप 50 में से 25 को इग्नोर कर देंगे कि ये बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप इंटर का एग्जाम में इसलिए फेल हो गए क्योंकि आपके घर में चोरी हो गई, कि आपके घर में आग लगी। बहुत कम चांसेस है, इसके लिए अपन इतने ज्यादा अभी से एकदम कंट्रोल लगाने शुरू नहीं कर देंगे। तो ऐसे रिस्क नेग्लिजिबल है उनको तो अपन हटा देंगे, आने के चांसेस ज्यादा है उनके ऊपर अपन ध्यान देंगे, उनके ऊपर अपन कंट्रोल से। जैसे आपका रिस्क था बीकॉम में भी फेल हो सकते हो, सीए इंटर में भी। आपको लगता है इंटर में मेरे फेल होने के चांसेस ज्यादा है, तो इंटर का इम्पैक्ट मेरे ऊपर ज्यादा पड़ेगा। अगर मैं इंटर में फेल हो गई तो उसका इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंस ज्यादा बेयर करने पड़ेंगे। अपन इंटर की क्लासेस लेते हैं, अपन बीकॉम की क्लासेस नहीं लेते। तो रिस्क असेसमेंट हेडिंग डालो, पेपर पे लिखवाना है मुझे। तो फटाफट रिस्क असेसमेंट हेडिंग डाल ली, नीचे लाइन में लिखो 25 का इम्पैक्ट ज्यादा, 25 का इम्पैक्ट ज्यादा। रिस्क असेसमेंट हेडिंग डालो, पहली लाइन के अंदर लिखो 25 का इम्पैक्ट ज्यादा। नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रायोरिटी, नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रायोरिटी, और उसके ऐसे दो एरोस बना दो, एक एरो बना दो इम्पैक्ट का, एक एरो बना दो प्रोबेबिलिटी का।
बन गया? एक एरो इम्पैक्ट का, एक एरो प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, on the basis of probability and impact, on the basis of probability and impact, comma, we decide the priority. Basis of probability and impact, comma, we decide the priority. Example, इंटर की क्लासेस लेते हैं बट बीकॉम की नहीं। इंटर की क्लासेस लेते हैं बट बीकॉम की नहीं, बिकॉज इंटर के रिस्क का, बिकॉज इंटर के रिस्क का इम्पैक्ट ज्यादा है, बिकॉज इंटर के रिस्क का इम्पैक्ट ज्यादा है। Risk assessment. Risk are assessed on both an inherent and residual basis. कंट्रोल लगाने के बाद भी क्या रिस्क बच सकता है, इनहेरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान होगा, एंड उसकी लाइवलीहुड और इम्पैक्ट भी अपन देखते हैं कि उसके आने के कितने चांसेस है और आ गया तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा या कम। A range of possible results may be associated with a potential event and management needs to consider them together. जिनका इम्पैक्ट, जिनका लाइवलीहुड ज्यादा, उनको मैनेजमेंट सबसे पहले कंसिडर करेगा। होता है आपका रिस्क एसेसमेंट। अभी तक अपन ने बच्चों 4 कंपोनेंट्स पढ़ लिए ईआरएम के। करते हैं, ईआरएम क्या होता है? ईआरएम इज द प्रोसेस व्हिच इज इफेक्टेड बाय directors, management and customer, guiding strategy, implementation and overall organization. क्यों? ताकि आइडेंटिफाई कर सके कौन से इवेंट्स हैं जो हमें इफेक्ट करेंगे, उनको मैनेज करना, उनको रिस्क एपिटाइट के अंदर लाना और ये एश्योरेंस देना कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, गवर्नमेंट, सबका एम होता है कि हमें स्टेक होल्डर्स को वैल्यू देनी है, इसलिए सबके पास ईआरएम होना चाहिए। और क्या पढ़ा जाएगा? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ईआरएम की हेल्प से अपन अपॉर्चुनिटीज को तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क को अपन कम कर सकते हैं, ये इसके लिए फ्रेमवर्क होता है। फिर इसके कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट क्या था? इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट बताएगा कि कैसे रिस्क और कैसे कंट्रोल्स को आपको मैनेज करना और लोगों को कैसे एड्रेस करना है। लोग कौन है? जिनके एट्रीब्यूट्स, जिनकी एथिकल वैल्यूज, कॉम्पिटेंस, एनवायरनमेंट, सब कुछ उन पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट क्या था? ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट प्रायर। आइडेंटिफाई, कोई भी इवेंट आइडेंटिफाई करने से पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो कि कौन से इवेंट हमें इफेक्ट करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो विजन और मिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और रिस्क एपेटाइट के अंदर होना चाहिए, ऐसा ही कुछ था। देन नेक्स्ट क्या था बच्चों? रिस्क आइडेंटिफिकेशन या इवेंट आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफाई करो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो आपकी एंटिटी को इम्पैक्ट करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आइडेंटिफाई करो। फिर ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन या ऑब्जेक्टिव सेटिंग को इम्पैक्ट करेंगे। इवेंट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, रिस्क भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। रिस्क असेसमेंट अपन असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडुअल एंड इनहेरेंट बेसिस। जितने भी पॉसिबल रेंज ऑफ रिजल्ट्स हैं, मतलब जो रिस्क का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, मैनेजमेंट उनको क्या करेगा? कंसिडर करेगा, उनके ऊपर फोकस रखना। नेक्स्ट क्या है? 50 में से 25 रिस्क आपने देखे, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ सकता है। अब रिस्क को रिस्पॉन्ड करना। कल अपन ने बच्चों रिस्क रिस्पॉन्ड स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, क्या क्या थी? पहली क्या थी? टॉलरेट। पता है मुझे, जान कुछ का एक्सेप्ट करेंगे कि उसके आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत मिनिमम इम्पैक्ट होगा टॉलरेट करने। वेंडर खराब है, टेक्नोलॉजी खराब है, चेंज कर लो। या तो आउटसोर्स कर दो या इंश्योरेंस प्रोवाइडर को दे दो, तो पर कंट्रोल्स लगा दो। आने के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है, सुनामी टाइम्स उसको इग्नोर ही कर। 25 में से बच्चों
25 में से 5 रिस्क ऐसे थे जो सपोज मैनेजेबल थे, आप कैसे भी मैनेज कर पा रहे थे, उनको आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जो टॉलरेट वाला था ना शुरू में, टॉलरेट और एक्सेप्ट, कि वो इतने मिनिमम है, उनका इम्पैक्ट इतना कम पड़ेगा, वो आ भी गए तो अपन उनको टॉलरेट कर लेंगे, मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। बाकी जो बचे 20 उनके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, कंट्रोल्स लगा देंगे। रिस्क रिस्पॉन्स के लिए मुझे 3-4 लाइनें लिखवानी है, जगह देखकर लिख लो जहां भी लिखना चाहो। बुक में लिखोगे, पेपर पे, कहीं भी लिख लो, फटाफट लिखो। जिस रिस्क का इम्पैक्ट ज्यादा है, जिस रिस्क का इम्पैक्ट ज्यादा है, उसी के लिए कंट्रोल लगाएंगे। रिस्क का इम्पैक्ट ज्यादा है, उसी के लिए कंट्रोल लगाएंगे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो 5 मैनेजेबल, 5 रिस्क आर मैनेजेबल विद इन टॉलरेंस कैपेबिलिटी। 5 risks are manageable within tolerance capability. So no need to apply control. So no need to apply controls on this, on these. No need to apply controls on. क्या समझ में आ गया? तो रिस्क रिस्पॉन्स पर्सनल स्टाफ आइडेंटिफाई करेंगे कौन से रिस्क हैं जिनको अपन को रिस्पॉन्ड करना है। आप अवॉइड कर सकते हो, एक्सेप्ट, रिड्यूस, शेयर, वही नाम है जो वहां लिखे हुए थे, आप ये रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी काम में ले सकते हो। कंट्रोल एक्टिविटीज के लिए मुझे 3-4 लाइनें लिखवानी है, तो उसके आगे वालों के लिए भी लिखवाऊंगी। अगर एक ही पेपर निकाल रहे तो बड़ा सारा पेपर निकालू, सबके लिए एक साथ लिखवा देती हूँ। ठीक है, चलो लिखो कंट्रोल एक्टिविटी। हेडिंग डाल दी। कंट्रोल एक्टिविटी ब्रैकेट में लिखो 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20। 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20 रिस्क के लिए कंट्रोल्स लगाएंगे। 20 रिस्क के कंट्रोल। नेक्स्ट लाइन को जिस रिस्क को बर्दाश्त नहीं कर सकते, को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कंट्रोल्स लगाएंगे। उन्हीं के लिए कंट्रोल्स लगाएंगे बिकॉज resources are limited, because resources are limited. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर्स, अनऑथराइज एक्सेस के लिए पासवर्ड बायोमेट्रिक्स, अनऑथराइज एक्सेस के लिए पासवर्ड्स बायोमेट्रिक्स। कैसे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये कंट्रोल एक्टिविटी। यहाँ पे पॉलिसी प्रोसीजर्स आप लगाते हो, स्टैब्लिश करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ये इंश्योर करने के लिए कि जो रिस्क रिस्पॉन्स मैनेजमेंट जो आपने सेलेक्ट किया था उनको आप इफेक्टिवली कैरी आउट कर सको। पॉलिसी प्रोसीजर्स लगाते हो। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन,
तो इसके लिए एक ही लाइन है, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन employees of the organization be aware that controls are implemented. Controls are implemented. तो गया उनको बताओ कि हमने ये कंट्रोल लगा दिया, सबको इस काम करना है, सबको इस पे ध्यान देना है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हर लेवल पे जरूरी है और आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। सबको बताओ कि रिस्क आ गया तो ये आइडेंटिफाई करना, उसको ऐसे असेस करना और इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, टॉप डाउन बॉटम अप अक्रॉस द एंटिटी आपका कम्युनिकेशन होना। पर्सनल नीड टू रिसीव क्लियर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लास्ट है इसके अंदर मॉनिटरिंग, एक लाइन लिखो, check whether all the controls are implemented, check whether all the controls are implemented, are working properly or not, are working properly or not, working properly or not, comma, if not, then corrective action. Corrective action. क्या मॉनिटर होगा, द एंटायर ईआरएम प्रोसेस शुड बी मॉनिटर करो एंड मॉडिफिकेशन, जहां पे कंट्रोल सही काम नहीं कर रहे वहां पे क्या कर दो, मॉडिफिकेशंस कर दो। मॉनिटरिंग इज अकम्प्लिश थ्रू ऑनगोइंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज, सेपरेट इवैल्यूएशन ऑफ ईआरएम प्रोसेस और कॉम्बिनेशन। मॉनिटर करते हो तो चल रहा है उसी को देखते चलो, सेपरेटली अलग से ईआरएम को भी इवैल्यूएट कर सकते हो या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप काम में ले सकते हो कि सब कुछ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन। अब अपन रिवाइज करते हैं बच्चों, क्या कंपोनेंट्स पढ़े आपने ईआरएम के। पहला कंपोनेंट क्या था, इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या बताया जाएगा कैसे रिस्क और कंट्रोल को आपको मैनेज करना है और कैसे एड्रेस करना है, लोगों को बताना है। सबसे जरूरी लोग हैं, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी एथिकल वैल्यूज, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, एनवायरनमेंट, सब कुछ उन्हीं पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव प्रायर सेट होना चाहिए बिफोर आइडेंटिफाई कि कौन से इवेंट्स है जो हम इम्पैक्ट। ऑब्जेक्टिव विजन और मिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड रिस्क एपेटाइट के अंदर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव को करने का एक प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, इवेंट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो आपको इम्पैक्ट करेंगे, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन पे नुकसान पहुंचा रहे हैं या ऑब्जेक्टिव सेटिंग पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इवेंट कुछ भी हो सकता है, रिस्क भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन। रिस्क असेसमेंट, असेस करना, लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट, इनहेरेंट रेसिडुअल बेसिस पे रिस्क को असेस किया जाता है और जो जिनको मैनेज करना है फिर उनको मैनेजमेंट कंसिडर करता है। फिर उन्हीं को अपन क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, अवॉइड कर सकते हैं, रिड्यूस शेयर कर सकते हैं। फिर कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल्स मतलब पॉलिसी प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं जो रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी देखने के लिए वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही, वो सबसे सही से काम होनी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हर एक लेवल पे लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, कैसे असेस करना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, टॉप डाउन बॉटम अप या अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, पर्सनल्स हैं, उनको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि उनकी क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मॉनिटरिंग, मॉनिटर करो उसको मॉडिफिकेशन करो, सेपरेट मॉनिटरिंग भी हो सकती है या ऑनगोइंग वैल्यूएशन भी हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन भी काम में लिया जा सकता है। क्या क्या हेडिंग है बच्चों कंपोनेंट्स की, पहली क्या हेडिंग थी, इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग,
रिस्क असेसमेंट, फिर असेसमेंट, फिर कंट्रोल, फिर चला है। टोटल 8 कंपोनेंट है आपके ईआरएम के एंटरप्राइज रिस्क मैनेज। अब अपन इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। असेसिंग ये बेनिफिट्स जो अपने कंपोनेंट्स पढ़ लिए वैसे भी। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो। रिस्क एपिटाइट, risk appetite and growth of gas RAAS lead to multiple surprises and capital opportunity. Multiple surprises and capital opportunity. RAAS है आपकी स्ट्रैटेजी। एपिटाइट का मतलब टॉलरेंस, risk appetite and growth of RAS leads to multiple surprises and capital opportunity. तो बोलो इसकी एमटी को। Risk appetite and growth of RAS leads to multiple surprises and capital opportunity. वापस बोलो, risk appetite and growth of RAS leads to multiple surprises and capital opportunity. वापस बोलो। अब मैं पहले जो लिखवाना है वो लिखवा दूं एक साथ, फिर एक साथ पढ़ ले। पेपर निकाल लो बड़ा सारा, जाकर मैं हेडिंग लिखवाती जाऊंगी और अंदर चलो पहली हेडिंग डालो, अलाइन रिस्क एपेटाइट। अलाइन रिस्क एपेटाइट, हेडिंग डाल दी अलाइन रिस्क एपेटाइट। तो इसके अंदर जब जब कंट्रोल लगाते हैं कॉमा, जब जब कंट्रोल लगाते हैं कॉमा, तब ये देखते हैं, जब कंट्रोल लगाते हैं कॉमा तब ये देखते हैं कि वो रिस्क हमारी टॉलरेंस कैपेबिलिटी, रिस्क हमारी टॉलरेंस है या नहीं, है या नहीं कॉमा, यस एंड नो कंट्रोल कॉमा, इफ नो then control is applied. Control is applied. नेक्स्ट हेडिंग डालो, मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस।
minimize operational surprises. के अंदर लिखो bad surprises will be used. Bad surprises were because we are already prepared for that. Already prepared for that. For example, fire, earthquake, etc. ब्रैकेट में लिखो सरप्राइजेस का इम्पैक्ट कम हो जाएगा. सरप्राइजेस का इम्पैक्ट कम हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग डालो आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क. आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क. And manage cross enterprise risk. So not focus on one department, not focus on one department, comma, focus on all the risk of, focus on all the risk of all the department of organization. On all the risk department of organization. Next heading डालो rationalize capital. के अंदर लिखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैपिटल. Utilization of capital, comma, best are funds, best are funds only on important risk, only on important, not all, all. Next, heading डालो seize opportunities. तो लिखो how certain events, how certain events, opportunities. Example, नेक्स्ट लाइन में लिखो Amazon, एक एरो बनाओ ERM, एरो मतलब हाइफन, ERM, फिर वापस से हाइफन, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर वायरस. Amazon, फिर ऐसी लाइन खींचो हाइफन वाली, ERM, फिर वापस लाइन खींचो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर वायरस, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर वायरस. नेक्स्ट लाइन में लिखो फ्लिपकार्ट, ऐसे एरो बनाओ, लाइन खींचो, नॉट ERM, वापस से हाइफन, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वायरस. नेक्स्ट लाइन, Amazon will get competitive advantage. Amazon will get competitive advantage because of Flipkart. Amazon will get competitive advantage because of. चलो आप पढ़ते हैं, बस इतना ही लिखवाना. हाँ जी, अलाइन रिस्क एपिटाइट एंड स्ट्रैटेजी. आपको अपनी एपिटाइट और स्ट्रैटेजी को अलाइन करना चाहिए. तो आप वही स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें जो रिस्क आ रहे हैं वो हैंडलिंग कैपेबिलिटी
एपेटाइट मतलब रिस्क जो आप हैंडल कर सकते हैं, कितना रिस्क आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। इंटर क्लियर करना है तो मैं ये सारे रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैनेजमेंट कंसीडर करता है रिस्क, पहले मैनेजमेंट रिस्क एपेटाइट निकालता है, फिर ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए और फिर सिलेक्टेड स्ट्रैटेजी। मतलब इस तरीके से स्ट्रैटेजी आप चूज करो जो आप जिसके अंदर जो भी रिस्क आ रहे हैं उनको आप मैनेज कर सकते। लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न, तीनों चीजें कनेक्टेड होती हैं। जितना रिस्क लोगे उतनी ग्रोथ होगी और उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे, तीनों चीजें कनेक्टेड होती हैं। CRM provides an enhanced ability to identify and assess risk. क्या रिस्क है? Establish acceptable level of risk. मैं कितना रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं ताकि मेरी इतनी ग्रोथ हो सके और मुझे इतने रिटर्न्स मिल सके। तो ERM आपको अलाउ करता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये रिस्क आ सकते हैं और कितना रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं ताकि आपको ग्रोथ मिल सके और रिटर्न्स मिल सके। इनहैंस रिस्क रिस्पॉन्स, रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन मतलब आप आइडेंटिफाई करो क्या रिस्क है और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है, शेयर करना है या एक्सेप्ट करना है। तो यार हम अपन को टेक्नोलॉजी टेक्निक्स देता है, मेथोडोलॉजीज देता है कि अपन को उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस, मैंने इसमें क्या लिखवाया है कि अगर मुझे पहले से ही पता है रिस्क आने वाला है तो मैं उसका होने वाला इम्पैक्ट कम कर सकती हूँ। मिनिमाइज जो सरप्राइज आने वाला है, आग लगने वाली है, सरप्राइज होने वाला है, तो अगर मैं पहले से फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के रखूंगी तो आग होने का इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ेगा। एंटिटीज हैव इनहैंस कैपेबिलिटीज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट्स, क्या रिस्क आ सकता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि अगर वो आ जाए तो उसका आने की जो कॉस्ट है और जो नुकसान है वो कम हो सके। आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट का रिस्क मत देखो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क देखो, हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे जो भी रिस्क आने वाला है उन सबको। मैनेजमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल रिस्क को नहीं देखेगा, इंटर रिलेटेड उसका इम्पैक्ट। अगर सेल्स डिपार्टमेंट पे ये रिस्क आ गया तो परचेज पे, प्रोडक्शन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब चीजें आपको कंसिडर कर कर चलनी है। यहाँ तक के एडवांटेज रिवाइज करते आगे बढ़े। अपन ने क्या पढ़े एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या पढ़ा अपन ने, अलाइन रिस्क एपेटाइट विद स्ट्रेटेजी। अलाइन मतलब कनेक्ट करो, स्ट्रेटेजी और रिस्क हैंडलिंग कैपेबिलिटी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ क्या बताया इसने कि आप रिस्क एपेटाइट मतलब कितना रिस्क आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है वो ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। कोई भी स्ट्रेटेजी चूज करने से पहले देखो कि मेरी इतनी हैंडलिंग कैपेबिलिटी, मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं दिन के 15 घंटे पढ़ूंगी, पर ये स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आप रिस्क देखो कि मैं इतना रिस्क हैंडल करने के लिए तैयार हूं, उसके अकॉर्डिंग ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट स्ट्रेटेजी लगती है उसको आप चूज करो ताकि जो रिस्क है वो आप मैनेज कर सको। नेक्स्ट क्या है, लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न, आप आइडेंटिफाई करो क्या रिस्क है, असेस करो, फिर कितना रिस्क आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो ग्रोथ को पाने के लिए और रिटर्न्स को पाने के लिए कितना तैयार हो। एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको अवॉइड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। CRM अपन को ये सारी टेक्निक प्रोवाइड करवाता है उसको। मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस, CRM की हेल्प से आप पहले से आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये रिस्क है, इसको असेस कर पाते हैं तो होने वाला उसका इम्पैक्ट अपन कम कर सकते हैं, उससे होने वाला नुकसान कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम लगा सकते हैं। आइडेंटिफाई मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल रिस्क को नहीं देखोगे, उसका इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अलग डिपार्टमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें आप देखोगे। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल रिस्क, इतने सारे रिस्क है उसको कॉमन कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो वो भी देखना है। बिजनेस प्रोसेसेस कैरी मेनी इनहेरेंट, बहुत सारे रिस्क होते हैं तो यहाँ पे अपन को सबके लिए एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन पता होना चाहिए कि अगर अपन ये करते हैं तो इस तरीके से सारे रिस्क को अपन रिस्पॉन्ड कर सकते। सीज अपॉर्चुनिटी मतलब एग्जाम्पल लिखा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट, मेरे पास CRM है तो मुझे पहले से ही पता चल गया कि ये वायरस आने वाला है तो उसके लिए मैंने पहले से एंटीवायरस लगा रखा है। फ्लिपकार्ट के पास CRM नहीं था तो उसको नहीं पता था ये वायरस आने वाला, फिर वो वायरस आया तब वो प्रिपेयर्ड नहीं था तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे तो वो कस्टमर्स किसके पास आएंगे, अमेजॉन, अमेजॉन का उसका फायदा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएगा।
तो मैनेजमेंट इवेंट्स देखते हैं। इवेंट मतलब सिर्फ रिस्क नहीं होता, इवेंट मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो आप ये देखो कि उस इवेंट से आपको फायदा क्या मिल रहा है, वो भी आप ईआरएम की हेल्प से देख सकते। लास्ट बेनिफिट क्या है? रैशनलाइज कैपिटल। इसके अंदर मैंने क्या लिखवाया है कि आप पैसा वही इन्वेस्ट करो जो जरूरी है, बाकी हर जगह पे पैसा इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो अपनी कैपिटल का, अपनी रिसोर्स। तो मोर रोबस्ट इंफॉर्मेशन ऑन एन एंटिटीज टोटल रिस्क अलाउ। अगर आपके पास बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन है कि ये सारे रिस्क हैं, तो मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिवली एसेस कर सकता है कि कहाँ एक्चुअली कैपिटल की जरूरत है, कहाँ और कैपिटल एलोकेशन मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। आपके पास अगर सब कुछ पहले से पता है, 50-100 रिस्क आने वाले हैं और ये जरूरी है कि मेरी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है, तो मैं यहाँ पे मेरी कैपिटल और इन्वेस्ट कर सकती हूँ और अलोकेट पैसा कर सकती हूँ। तो वापस बोलते हैं क्या इसके एडवांटेजेस बेनिफिट्स पढ़े अपन ने ईआरएम के। अलाइन रिस्क एपेटाइट विद द स्ट्रेटजी को कनेक्ट करो। रिस्क एपेटाइट मतलब आप कितना रिस्क टॉलरेट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है फॉर द गेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव चूज करने से पहले पता होना चाहिए कितना रिस्क अपन ले सकते हैं। फिर ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट स्ट्रैटेजी उसको चूज करो, ताकि रिस्क जो है वो मैनेजेबल होने चाहिए। फिर लिंक करो ग्रोथ को, रिस्क को, रिटर्न को। आइडेंटिफाई करो ये रिस्क है, असेस करो इतना रिस्क हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, अगर मुझे ये ग्रोथ चाहिए तो मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, ये रिटर्न चाहिए तो मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था? रिस्क रिस्पॉन्स। तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अपन ने 5 स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी। टॉलरेट करो, उसको अवॉइड करो, उसको रिड्यूस करो, उसको मिटिगेट करो, उसको एक्सेप्ट करो, जो भी अपन ने वहां पढ़ा था सारे नाम लिख सकते। फिर मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस। इसमें क्या था बच्चों? अगर पहले से ही पता रहेगा कि ये रिस्क आने वाला है, उसको असेस करेंगे तो उसके लगने वाली जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है, इम्पैक्ट कम कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या था? क्रॉस डिपार्टमेंटल। मतलब एक इंडिविजुअल रिस्क को मत देखो, इंटर रिलेटेड उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो देखो। फिर इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स वाला था कि जितने भी मल्टीपल रिस्क है उनको कॉमन रिस्पॉन्स, इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्ड करो। नेक्स्ट क्या था बच्चों? अपॉर्चुनिटीज। रिस्क इवेंट्स मतलब सिर्फ रिस्क नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज भी होती है। अगर पहले से पता है तो ज्यादा ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट क्या था? रैशनलाइज कैपिटल। अगर आपको बहुत क्लियरली पता है कि ये रिस्क आने वाले हैं, ये असेस कर सकते हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लोकेशन की जरूरत है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। एमटी के साथ बोले पर इसके बेनिफिट्स। एमटी क्या थी? रिस्क एपेटाइट एंड अपॉर्चुनिटी, सरप्राइजेस एंड growth of risk appetite and growth of RAS leads to multiple surprises and capital opportunity. ग्रोथ का मतलब क्या था? लिंक करो रिस्क को, ग्रोथ को, रिटर्न को। इतना रिस्क आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है अगर आपको ये ग्रोथ चाहिए और ये रिटर्न चाहिए। ग्रोथ ऑफ रास। रास मतलब रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो? उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। आर मतलब रिड्यूस, ए मतलब अवॉइड, ए मतलब एक्सेप्ट, और क्या था? एस मतलब शेयर, और एक और कुछ था। इस तरीके से अपन उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिस्क एपेटाइट एंड ग्रोथ। तो रिस्क एपेटाइट तो भूल गए बच्चों, बोलना ही भूल गए। अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रैटेजी। रिस्क एपेटाइट मतलब कितना रिस्क आप टॉलरेट करने के लिए तैयार है अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव चाहिए तो। ऑल्टरनेटिव ढूंढने से पहले, स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव से पहले रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए, फिर ऑल्टरनेटिव, फिर बेस्ट को चूज करो, और उसके अंदर जो रिस्क है वो मैनेजेबल होने चाहिए। ग्रोथ हो गया ऑफ रास लीड्स टू मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एक तो मल्टीपल रिस्क के लिए इंटीग्रेटेड सोल्यूशन, और एक और था ना इसके अंदर की इंटर रिलेटेड होने चाहिए। मतलब रिस्पॉन्स, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल रिस्क को मत देखो, उसका इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो भी देखो। तो मल्टीपल सरप्राइजेस। सरप्राइजेस मतलब मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस। अगर पहले से ही पता है ये रिस्क आने वाला है तो उसका होने वाला इम्पैक्ट, उसकी जो कॉस्ट है वो अपन कम कर सकते हैं। रैशनलाइज कैपिटल। रैशनलाइज कैपिटल मतलब अगर आपके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है, रोबस्ट इन्फॉर्मेशन है कि ये रिस्क आने वाला है,
तो आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ और कैपिटल एलोकेशन की जरूरत है। एंड लास्ट है कैपिटल अपॉर्चुनिटी, मतलब सीज अपॉर्चुनिटीज। सीज अपॉर्चुनिटीज क्या था बच्चों कि इवेंट्स का मतलब सिर्फ रिस्क नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज भी होता है। अगर आपको पहले से ईआरएम की हेल्प से पता है ये अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं तो आप ज्यादा उनको ग्रैब कर सकते। हेडिंग हेडिंग बोलोगे एमटी के साथ, पहले एमटी बोलो, रिस्क कैपिटल ऑफ लीड्स मल्टीपल सरप्राइज। रिस्क एपेटाइट मतलब अलाइन रिस्क एपेटाइट विद अ स्ट्रैटेजी। टास्क मतलब रिस्क और स्ट्रैटेजी। ग्रोथ मतलब लिंक करो ग्रोथ को रिस्क को रिटर्न को। लीड्स टू मल्टीपल, मल्टीपल मतलब दो थे, तो इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स और एक इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो दोनों पॉइंट से। सरप्राइजेस मतलब मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस। कैपिटल मतलब रैशनलाइज कैपिटल। अपॉर्चुनिटीज मतलब सीमित अपॉर्चुनिटी। के कंपोनेंट्स क्या थे बच्चों ईआरएम के? चैनल एनवायरनमेंट, आइडेंटिफिकेशन, रिस्क, मैट्रिक। एक छोटा सा टॉपिक ईआरएम का रह गया, ईआरएम से ईआरएम कंप्लीट पढ़ाऊंगी आज। नहीं बच्चे मेरे को 3 लाइनें पढ़ानी है, उसके लिए मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगी पहले, फिर फ्लो चार्ट कराऊंगी। ये टॉपिक आप लोग जरूर आज ही पढ़ लेंगे और आज ही लर्न कर लेंगे। ये सुनने में आसान लग रहा है पर लैंग्वेज गंदी है इस टॉपिक की, और नेक्स्ट क्लास में मैं ये सुनूंगी पूरा। हाँ जी, ईआरएम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उसके फ्रेमवर्क की बातें करें, वही बातें रिपीट हो रही हैं जो पढ़ते आ रहे हैं अपन। ईआरएम provides a framework for risk management which typically involve आइडेंटिफाई करो इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस जो आपके ऑब्जेक्टिव के बीच में आ रहे हैं। अब इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, रिस्क भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। असेस करो उनके आने के कितने चांसेस, और अगर आ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे और कैसे मॉनिटर करोगे कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ईआरएफ फ्रेमवर्क क्या होता है कि अपन आइडेंटिफाई करते हैं कौन से इवेंट्स मेरे ऑब्जेक्टिव के बीच में आएंगे। इवेंट्स का मतलब रिस्क भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है। ये कितने चांसेस है आने के, आ गया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड प्रोएक्टिवली एड्रेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जब आप आइडेंटिफाई और इनिशियली पहले ही आप उसको एड्रेस कर पा रहे हैं तो इससे आप स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है? आपके ओनर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स, सोसाइटी। पहले से अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि ये इवेंट्स है, ये रिस्क है, ये अपॉर्चुनिटी, पहले से उसके लिए सब तैयार हूं तो ऑब्वियसली मैं मेरे स्टेक होल्डर्स को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। CRM एक रिस्क बेस्ड अप्रोच है which includes the methods and process used by the organization to manage the risk. रिस्क को मैनेज करने के लिए एक अप्रोच काम में ली जाती है। इन्वॉल्व किया जाता है, आइडेंटिफाई करो क्या थ्रेट क्या रिस्क आ रहा है, डिफाइन करो कि वो कितना बड़ा है जो थ्रेट आ रहा है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और उसके ऊपर कंट्रोल्स लगाओ ताकि उसको आप कम। तो ईआरएम में हम बेसिकली क्या करते हैं, देखते हैं क्या रिस्क आ सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगाएं ताकि वो मिटिगेट कर सके। इसके 3 फ्रेमवर्क में आता है, क्या क्या 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द इवेंट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव के बीच में आ रहे हैं। इवेंट का मतलब रिस्क भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कितने चांसेस है उसके आने के, आ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। जब आप खुद ही प्रोएक्टिवली रिस्क को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है बच्चों? ओनर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सोसाइटी एक्सेट्रा। ईआरएम एक अप्रोच है, रिस्क बेस्ड अप्रोच, जिसमें रिस्क को मैनेज करने के लिए बताया जाता है। बताया जाएगा, आइडेंटिफाई करेंगे क्या रिस्क है, वो कितना बड़ा हो सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ सकता है, तो पर आप क्या कंट्रोल्स लगाएंगे ताकि उसको मिटिगेट, उसको कम कर सकें। हमने पढ़ लिया व्हाट इज ईआरएम, के बेनिफिट्स, उसके कंपोनेंट्स और उसका ट्रेनिंग, ये 4 टॉपिक्स पढ़े अपन ने किया। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक, फिर अपनी फ्लो चार्ट की क्लास।